क्या बेटा? हेलो, ऐसा ही हो जाएगा बेटे, चल पड़ेगा। ये बस बेटा, पाइपलाइंस। ना कुछ ना लिखना बेटा, पाइपलाइंस बस बेटा, सुन लो। ये देखो, मोस्ट ऑफ द जो पाइपलाइंस है बेटा, वो स्टार्टिंग जो है हमारी कंट्री से नहीं हुई थी। इनको मोस्टली पहले यूएसए जो है, यूरोप जैसी कंट्रीज हैं, उनके अंदर बिछाया गया था। ज्यादातर जो पाइप, मोस्ट ऑफ द सभी पाइपलाइंस है, सबसे पहले इन पाइपलाइंस को बिछाया गया था किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बता सकता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए भी बिछाया, सबसे पहले पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गया था। क्योंकि हाँ देखो, पेट्रोलियम क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर जब पेट्रोलियम को निकाला जाता था तो एक चीज थी कि उसको इधर से उधर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहली बात तो बहुत खतरा होता था, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते थे। दूसरा, जब जहां से निकाला जाता उन सिटीज के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लाइक सऊदी अरेबिया, जितनी कंट्रीज है, कुवैत है, ईरान है, इनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर जो है मेटल के टैंकर्स में वैसे ले जाया जाता था इसको, तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं से मिल गई तो ये ब्लास्ट हो जाते थे टैंकर्स, और पूरा पूरा पेट्रोलियम जो जल जाता था, ठीक है। वो सुना होगा, एक कुएं के अंदर आग लगी थी, ठीक है, एक कुएं के अंदर आग लगी थी, लगभग पिछले 100 सालों से चल रहा वो। हाँ, तेल के कुएं में बेटा। क्या? अरब, हाँ अरब कंट्रीज के अंदर कौन सी जगह पे है वो, उसके अंदर एक तेल के कुएं के अंदर आग लगी थी। अभी का तो रिसेंट टाइम का तो नहीं पता, लेकिन 6-7 साल पहले की उसके बारे में न्यूज पड़ी थी, तब तक वो चल रहा था। अभी भी है, होगा अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट, बस बेटा, कुवैत, कुवैत के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम हर सेकंड देखें तो लगभग 150 लीटर से ज्यादा तेल जो है वो हर सेकंड निकाला जाता है। 150 लीटर के करीब तेल जो है वो हर सेकंड निकाला जाता है जमीन से, हर रोज। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो हर एक सेकंड 150 लीटर के करीब तेल निकल रहा है, और 7 दिन निकलता रहता है, 24/7 चलती रहती है मशीन। तो इतना तेल जो वहां से निकाला जाता है। अब इतने तेल को हम ट्रकों के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्या बेटा? हाँ, तेल महंगा है, उसके बावजूद, जबकि हम सब्सिडी पे ले रहे थे इसको, हमें जो तेल, हम जो तेल ले रहे थे बेटा वो सब्सिडी पे था। अब तक हम जो सबसे ज्यादा तेल जो है वो रशिया से ले रहे थे, रशिया से इंपोर्ट करते थे। और ऑलमोस्ट, बस बेटा सुन लो, ऑलमोस्ट पर बैरल ये $30 का हमें डिस्काउंट देता था, ठीक है। हर काउंटर पे नहीं बेटा, बैरल होते नहीं है, हर बैरल के ऊपर जो है वो $30 का हमें मुनाफा देता था, यानी कि लूज करके बेचता था, हम सस्ता बेचता था। अभी इसने क्या किया, इस चीज को घटाकर जो है वो सिर्फ $4 कर दिया है। क्लास के बाहर निकाल दूंगा बेटा, दूसरी वार्निंग नहीं दूंगा, जो भी बोलता दिखाई देगा। अभी इसकी कीमत जो है, पहले $34 का ऑफ दे रहा था हमें, अब उसने क्या कर दिया, सिर्फ $4 का ऑफ छोड़ दिया है। और दूसरा जो इसका 4 रह गया बेटा, 30 से घट के 4 रह गया बस, नहीं 4 छोड़, कम कर दिया, यानी कि 30 से घटाकर $4 पे कर दिया है। दूसरा क्या बेटा, बैरल्स के अंदर स्टोर किया जाता है तेल को, बैरल बेटा जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक, हाँ टैंकर की तरह होते हैं वो, ठीक है। एक बैरल की कीमत जो है वो
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। तो अब रशिया के साथ जब इतना वो हो गया, अब रशिया इसके ऊपर से क्या कर रहा था, इसके ऊपर से हमें चार्ज कर रहा है लगभग डबल के करीब जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। 30 था तो पहले ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या है, लगभग 5 से 7 डॉलर हैं, ठीक है, एक बैरल के। लेकिन रशिया जो है वो हमें लगभग 11 से लेकर और 16 डॉलर तक चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 30 डॉलर थे तो 16 डॉलर, अगर 5-6 डॉलर बढ़ भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमें, क्योंकि 20 के आसपास तो फिर भी हमें ऑफ मिल ही रहा है। लेकिन अब 4 कर दिया तो हमारे लिए वो एक्सपेंसिव पड़ रहा है। इसलिए जो हमारी न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अब ज्यादा तेल जो है रशिया से ना लेके कुवैत उसे सॉरी ईरान से लेंगे, ठीक है। ईरान हमारा सब दूसरा सेकंड सबसे मेजर इंपोर्टर वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर तेल को, ठीक है, जहां से हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल। उसके बावजूद वो हमें ऑफ भी दे रहा है। क्या ईरान क्या कौन नहीं, ईरान जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल बेटा, कभी से उसने हमें हमेशा ऑफ सस्ते में तेल बेचा है और कंट्रीज के मुकाबले। और यही रीजन है कि हम जो है अपने वहां से तेल लेकर हम दूसरी कंट्रीज को ही बेचते हैं। नेपाल है, नेपाल को हम तेल बेचते हैं, श्रीलंका को हम तेल बेचते हैं, जबकि हमें खुद मंगाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हम उनको तेल बेचते हैं, क्योंकि जो ये 30 डॉलर का हमारे लिए बेनिफिट था ना 20-25 डॉलर का, वो हमें वहां से मुनाफे में मिल रहा था, हम उनको एज इट इज रेट पे बेचते थे, ठीक है। तो अगर 30 का मिल रहा था, अगर उन्होंने 5 डॉलर या 7 डॉलर का ऑफ दे भी दिया तो भी हमें पर बैरल जो है वो 8-10 डॉलर का 15 डॉलर का जो मुनाफा हो रहा था। इसलिए हम जो है श्रीलंका को तेल बेचते थे। श्रीलंका के अंदर हमसे कम सस्ता तेल है, ठीक है, बहुत है, यानी लगभग हमारे यहाँ पर कितना है, लगभग 97 रुपये, 97 नहीं 97 रुपये करीब। कल तो डलवाया था बेटा मैंने, मोस्टली सेम ही है, अलग स्टेट्स में जाए चेंज होता है। अगर हम हरियाणा की, अगर हम बस हाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तेल रेट है बेटा तेल का। क्या 1-1.5 रुपये 2 रुपये तक का फर्क मिल जाता है। जैसे लाइक अगर हम हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर की तरफ जाएंगे ना, ये खरगोदे से होते हुए, ठीक है, तो जहां पे सबसे पहला पेट्रोल पंप मिलता है वहां पर हरियाणा से सस्ता तेल है कुछ पैसे, स्टेट वाइज चेंज होता रहता है। अब दूसरी चीज, दिल्ली को स्टेट की कैटेगरी से हटाया जा रहा है, पता है? स्टेट की कैटेगरी अब तक वो मिक्स था बेटा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिक्स को उसके अंदर था, यानी कि जो उसकी पुलिस फोर्स है वो तो सेंटर के अंडर में थी, और बहुत सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में भी थी, क्योंकि वहां पर सरकार बनती है स्टेट की तरह। अब वहां से कोई इलेक्शन नहीं होंगे वहां पर, यानी जो केजरीवाल बैठा था उसको वहां से चलता करेंगे। यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से सेंटर के अंडर में आ जाएगी वो। अभी तक वो हाफ थी, हाफ स्टेट के अंडर में थी यूनियन टेरिटरी के तौर पर, कुछ चीजें जो सेंट्रल हैंडल करता था और कुछ चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती थी। ये अभी पास किया है कुछ शायद 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले ही, हाँ बिल पास कर दिया है। अब दिल्ली को जो है पूरी तरह से जो है सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करेंगे, वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगी वहां पर, ठीक है। हाँ तेल, दूसरी चीज रशिया के साथ एक प्रॉब्लम थी, रशिया ने एक चीज और की थी तेल के अंदर। रशिया ने जो है तेल के बदले में जो पैसा ले रहा था वो चाइनीज डॉलर डिमांड की थी, कि हम चाइना का जो रुपया है उसको लेंगे, क्योंकि अब वो चाइना के साथ काफी ज्यादा संबंध बढ़ा रहा है रशिया। तो उस वे में क्या था, उसने चाइनीज डॉलर की मांग की थी, जबकि ईरान जो है वो हमसे किसी भी करेंसी की डिमांड नहीं करता, हम उसको जिस करेंसी में चाहे पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अमेरिका को जो है सॉरी रशिया को जो है तुरंत पैसा चाहिए था, तेल ले रहे हैं पैसा दो, तेल ले रहे हैं पैसा दो, ठीक है। जबकि ईरान जो है वो हमें 60 से 80 दिन का टाइम देता है पे करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे लिए वो भी बेनिफिशियल है। 80 दिन का मतलब बहुत है। अगर हम नॉर्मली एक एफडी ले लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में खोलते हैं ना पैसों का, एफडी खोलते हैं, एफडी के ऊपर ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जिस टाइम के लिए आपने इसको फिक्स कर डिपॉजिट कर दिया पैसे को, उस टाइम से पहले आपको इसमें से आप निकलवा नहीं सकते। अगर निकलवाओगे तो उसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है, लगभग अगर मान लो 80, जैसे वो 80 दिन का टाइम दे रहा है ना, अगर नॉर्मली 54 दिन का होता है शायद, एक 54 दिन का टाइम पीरियड होता है, जिसमें लगभग 3% या 3.5% के करीब वो मिलते हैं चार्जेस, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी और कंट्री के अंदर उतने ही पैसे को, मान लो हमें $1 लाख का तेल ले रहे हैं,
$1 के ऊपर जो है अगर हमें 3% का ईयरली चार्ज भी मिल रहा है तो भी बहुत पैसे बच जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हमें उसका बेनिफिट यानी 2 महीने के करीब जो बहुत होते हैं पैसे बचाने के लिए। तो इसलिए क्या है कि हमें बेनिफिट लग रहा है ईरान से तेल लेने में। दूसरी चीज क्या थी, जो पेट्रोलियम था जब उसको पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया तो वो इजी था। उसको एक बार डाल दो जमीन के अंदर, क्योंकि जमीन जो रेत है काफी नीचे दबा दो उसको, तो जो अपर लेयर है रेत की वो तो गर्म होगी लेकिन नीचे वाली रेत ठंडी रहेगी। ठीक है, और उसके थ्रू जो पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उससे एक तो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे वो नहीं लग रहे थे, दूसरा किसी भी तरह कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं थे, तीसरा अगर कहीं से लीक होगा तो जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तेल हर जगह है, जहां से भी लीकेज होगा वहां पर जो रेत है रेत के ऊपर निकल आएगा बाहर, तो लीकेज का पता चल जाएगा। इसलिए कह रहा है सबसे पहले पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए जो पाइपलाइंस का यूज किया गया था। दूसरी, अब इसके बाद इस चीज को और चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, लाइक गैस है, मिल्क है, ठीक है, और वाटर सप्लाई है, गैस है, इन सभी चीजों में भी जो हमारे पाइपलाइंस का यूज किया जा रहा है। इसके अंदर एक पाइपलाइन है बिग इंच, क्वेश्चन आता है बहुत बार, मार्क कर लो बुक के अंदर है, बिग इंच पाइपलाइन जो है किस लिए यूज, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, आंसर है इसका पेट्रोलियम। ये तुम्हारा 67 पेज पे है, 67 पेज पे सबसे पहली लाइन में मैप के नीचे पाइपलाइन जो है, इसके नीचे देखो ये है ना मैप, इसके नीचे सबसे पहली लाइन के अंदर ही है, बिग इंच पाइपलाइन इज फेमस फॉर pipeline which carries petroleum from the oil wells of the Gulf of Mexico to the northeastern states। ठीक है, एरिया भी दे रखा है इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक लेके जाती है ये। About 17% of all freight per ton kilometer it carries through pipelines in USA। सारी चीज मिल गई इसके अंदर, कहां पर है, क्या करती है और किस चीज को ढो के ले जाती है। इसका याद रखना बहुत बार, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 50-50 चांसेस तो कम से कम मान के चलो कि ऑलमोस्ट हर बार किसी ना किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिग इंच पाइपलाइन किस चीज को कैरी करती है। कोई बात नहीं आएगा तो मत आने दो, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर नहीं आया था और उससे लास्ट ईयर भी नहीं आया था, उससे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के आने के चांसेस है। क्या बेटा, कौन सी पाइपलाइन? क्रूड ऑयल के लिए बेटा, वो दोनों ने मिलकर बनाई थी, कोई गवर्नमेंट अकेले नहीं बनाती उसको। क्या वो चालू है आज तक का? ये जो गवर्नमेंट दो अलग अलग देशों के अंदर ट्रीटी होती है, वो दोनों देश मिलकर उस ट्रीटी को पूरा करते हैं। यानी कोई पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो दोनों देश मिलके करेंगे, अपने देश में वो और हमारे देश में हम, दोनों को लास्ट में मिक्स कर दिया जाएगा। और बहुत बार जो है ये गलत भी हो जाता है। लाइक एक बार एक पुल बनाया गया था, फ्लाईओवर, शायद यूएसए के 2 स्टेट्स थे उनको जोड़ने के लिए, समुद्र बीच में जो है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, उसके ऊपर से बनाया गया था, पुल बना दिया गया। ये ऐसे इधर से ये बनाते हुए आ रहे हैं, दोनों के पास एक ही नक्शा है। ठीक है, दोनों को सेम उसके ऊपर है डायरेक्शन के अंदर पुल बनाना है। लास्ट में जो है वो पुल इस तरह से बन गया। सिर्फ इतना, यानी कि ये था कि उसका ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जितना ये है, ये रो है और ये रो है, जो दूसरे इस साइड का पुल तो ये आ रहा, दूसरा यहां से शुरू हो रहा और इस साइड है, उसको तोड़ने में उनका करोड़ों का खर्चा आ गया था। एक छोटी सी गलती, सिर्फ कितनी डायरेक्शन चेंज हुआ इतनी का, अब उसको एकदम से मोड़ भी नहीं सकते। तो दोनों के बीच का समुद्र के अंदर पूरे का आधे से ज्यादा पुल को तोड़ा गया था दोनों साइड से, और तब उसको ज्वाइंट किया गया था। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट बनाती है और इसके अंदर बहुत बार इस तरह की जो परेशानी है वो सामने आ जाती है। हाँ बोलो। समुद्र के अंदर पुल कैसे बनते हैं, उसके अंदर पहले क्या किया जाएगा, एक स्ट्रक्चर डाला जाएगा, लोहे का या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बना के डाल दिया गया बहुत बड़ा। ठीक है, अब उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर से क्या करेगा, जितना भी पानी है वो वैक्यूम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, और अब वहां पर जमीन निकल आई। ठीक है, उस जमीन के ऊपर कंक्रीट बिछाकर वहां पर खंभे डाले जाएंगे और तब उनको बनाया जाएगा। इसीलिए उसके अंदर इतना खर्चा आता है।
क्या बेटा? हाँ, वो पहले पूरे को ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर, मान लो कि जहां पर हम लगाना चाहते हैं वहां पर बहुत गहराई है, तो बनेगा कैसे? तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर उसको बनाया जा सके। पहले एरिया का पूरा निरीक्षण किया जाता है कि यहाँ पर जगह है बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। नदियों में कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, ठीक है। नदियों के बीच में जो है उसको, उस जगह को खाली कर दिया जाता है उस पाइपलाइन, पाइपों के थ्रू, और उसके ऊपर वेट रख जाता है कि वो बहे ना, और बाद में उसके अंदर से पानी निकाल कर और तब उसके अंदर कंक्रीट फिल किया जाता है। ओके, समुद्र के अंदर से रेलवे लाइंस तक निकाली गई हैं। हाँ, पूरी पूरी पाइपलाइन बना के। नेक्स्ट, यूरोप और रशिया। बस बेटा, यूरोप, रशिया और इंडिया, ये तीन कंट्रीज वो हैं जिन्होंने अपने जो ये हैं क्रूड ऑयल वेल्स हैं उनको रिफाइनरीज तक जोड़ा है, जहां पर तेल को सप्लाई किया जाता है। तो अगर ऑयल की बात आएगी तो बस बेटा, अगर ऑयल की बात आए तो सबसे बड़ी वो कहां से सबसे ज्यादा तेल कहां से निकाला जाता है इंडिया के अंदर? बॉम्बे हाई से, ठीक है। और सबसे पुराना स्टेशन कौन सा है? कहां है? नाम छोड़ दो, कहां है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बिल्कुल चाइना के वो है ना, जो चाइना बॉर्डर लगता है हमारा, उसके आसपास है। मुंबई हाई बेटा नया है, सबसे ज्यादा निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश में पुराना है सबसे। नाम क्या उसका, वो बता ही दो। उसका नाम शायद दिग्बोई है। दिग्बोई असम नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश में, फिर और कुछ नाम होगा, मुझे ध्यान नहीं है। दिग्बोई, हाँ दिग्बोई होगा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारा जो वह है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। क्या यहां पर वो है ना, एक सेकंड नाम भी बता देता हूं। आज बेटा आसाम में ही है, दिग्बोई है। बस रुक जाओ, नेक्स्ट है ये बस, जो अभी किसी ने, तूने पूछी थी ना, पाकिस्तान के अंदर से जो पुल है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है जो ईरान से इंडिया तक आती है। हाँ ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है ये, वो दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी ईरान से इंडिया तक को, जो पाकिस्तान से होते हुए यहां आएगी इंडिया के लिए। क्या बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली हम इसका जो है वो रखते हैं प्रेशर के थ्रू, पाइप उसको तेल को आगे भेजते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है कि लाइक ये स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, मुझे पाइपलाइन जो है यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके बाद में ये मान लो तो ये डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का है, ठीक है, तो मैं इतने इतने डिस्टेंस पे जो है इसके ऊपर वो लगा दूंगा, स्टेशंस लगा दूंगा, ठीक है। ये स्टेशंस के क्या होंगे, पहली चीज यहाँ पर प्रेशर को मेजर किया जाएगा कि
पाइपलाइन का प्रेशर कितना, यहां से मेजर करके यहां पर छोड़ा जाएगा। अगर प्रेशर इतना ही सेम चल रहा है, मान लो कि भाई 125 प्रेशर चल रहा है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से प्रेशर चल रहा है, अगर वो अगले स्टेशन पर भी इतना ही है तो मतलब ठीक है। अगर ये कम हो जाता है, मान लो 65 हो जाता है या 100 हो जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं पर लीकेज है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो कम तभी होगा जब कहीं पर लीकेज होगी। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस एरिया के अंदर जो लीकेज है, यहां पर हो रहा है, यहां पर भी इतना ही है, यहां तक आगे जाते हैं, यहां पर कम हो गया, तो मतलब इस एरिया के अंदर कहीं पर लीकेज है, ठीक है। बाद में यहां पर बूस्टिंग स्टेशन भी होते हैं, ठीक है। अगर जो सप्लाई जैसे हाई उस इलाके पर है तो उसको बूस्ट किया जाता है ताकि उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। मेनली यहीं पर होता है, सबसे मेन यहीं पर होता है। यहां से प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा तो तेल अपने आप चलता रहेगा आगे। क्या? हाँ, गैस को भी ऐसे ही हर चीज को प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो एक प्रेशर से चलती रहे और कहीं पर लीकेज हो तो हमें पता चल जाए। ओके, क्या बेटा? क्या ये नहीं, ये कंबाइन प्रोजेक्ट है बेटा, कंबाइन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मोस्टली इंडिया का ही हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि इंडिया को ईरान से तेल चाहिए और उसका जो, जब मैंने भी बताया ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एक बार बिछाने के बाद हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, क्या बेटा? पाइपलाइन का नहीं, उनको हम भी तो बेनिफिट दे रहे हैं कितने सारे। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत होती हैं बेटा, इसके अंदर जो है पाकिस्तान के ऊपर इतने, एक सेकंड, अभी हमारे पास टीटी है जो इसके ऊपर से अपोज किया था, इस पाइपलाइन के ऊपर पाकिस्तान ने, कि भैया हम ये पाइपलाइन पाकिस्तान से नहीं जाने देंगे। तो जो हमारी ये है ना इंडस्ट्री टी है, ठीक है, इंडस्ट्री टी के अंदर क्या था कि ऑलमोस्ट इंडिया जो सिर्फ 20% पानी यूज करेगा, बाकी का 80% पानी जो वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो इंडिया जो है उसका ऑलमोस्ट कुछ भी यूज नहीं करता, थोड़ा बहुत पानी यूज करता है, उसका 20% पूरा नहीं करता है। तो क्या बेटा? ईरान से अब इंडिया तक है, देख लो कितनी लंबी है। तो इंडिया ने इसके ऊपर बयान दिया था कि हम जो है उस पानी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे और पाकिस्तानी हिस्से में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अकेली एक रिवर है जो मेजर है और कोई रिवर्स ही नहीं है वहां पर, ठीक है। पाकिस्तान में मेजर रिवर यही है, इसके अलावा तो जो छोटी मोटी जैसे हमारी ये पांच नदियां हैं, ये भी उसके अंदर जाके मिल जाती हैं, तो वो वाटर सप्लाई बना रहता है उसके अंदर। नहीं तो मेजर रिवर वो एक ही, जैसे हमारे यहाँ पर मेजर रिवर के नाम पर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, ठीक है, उससे ये मेजर रिवर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही है जो पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज काफी सारी है उनके पास भी। नेक्स्ट है बेटा हमारा कम्युनिकेशंस। क्या बेटा? ये इंडिया है, यहां पर ईरान दे रहा, ये ईरान है, यहां से होती हुई ये पाकिस्तान के थ्रू यहां पर आएगी, ये रहा ईरान, ठीक है, यहां से लेकर पाकिस्तान के थ्रू यहां आएगी, ठीक है। इससे एक अफगानिस्तान बच जाता है हमारा। नहीं बेटा, अफगानिस्तान नहीं है, ईरान पे जाती है, ईरान फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। ये इस लाइन में 3 जने खड़े हो जाओ, हाँ इस लाइन में 3 जने खड़े हो जाओ, कोई से भी। मैं कब कह रहा हूं तेरा नाम लिया, मैं तो ये कहा कि कोई 3 जने खड़े हो जाओ, अब वो देख लो कौन खड़ा होगा। नहीं, 6 को उठाऊंगा, देख लो अब। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि खड़े पनिशमेंट दे रहा हूं कहीं और बैठ जाओ, वो कह रहा हूं बस, पनिशमेंट नहीं दे रहा। हो गया ना? अब 4 अभी भी रह गए, 2 ही हुए हैं, एक और रह गया, कौन रह गया? और तू कोने हो जा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा हमारा कम्युनिकेशंस।
कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री है, बस स्टार्टिंग में जो हमारी कम्युनिकेशंस हैं वो ह्यूमंस द्वारा खुद लेटर्स को लेके जाके किया करते थे। लोग आप देखे होंगे ना महाभारत काल में वो दिखाते हैं, वो इतने बड़े बड़े लेके जाते थे पन्ने, संदेश आया, ठीक है, वो थे हमारे कम्युनिकेशन के जरिए। ट्रेन किया जाता था भाई उनको ट्रेन किया जाता है, ऐसे ही ट्रेन करते हैं बेटा। बस देखो उनको क्या था, उसके बाद टेलीग्राफ आए, ठीक है, लेटर्स आए, लेटर्स का एक, बस बेटा अब नहीं आते, बहुत कम दिखा, पोस्ट कार्ड टाइप के होते थे, ठीक है। अब उनके ऊपर क्या होता था कि उनकी जो चिट्ठियां होती थी, अगर आप अभी तो शायद आप में से किसी ने देखी भी नहीं होंगी, चिट्ठियां आती थी पहले, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मोस्टली ये होता था भाई 20-20 दिन लग जाते थे। एक आपने उसमें पोस्ट कार्ड उसमें डालो, लाइक अगर आप किसी गांव में रहते हो, आप पहले उसको अपने नजदीकी पोस्ट उसमें ऑफिस में डालोगे, वहां से जो रोहतक का पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाएगा, उससे जो नजदीकी फिर मेन जो सेंटर है उस पे जाएगा, उससे इस तरह से होते होते जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस से जाते थे, तो वो अगले स्टेज वहां तक पहुंचेगी, वहां से फिर वो उस गाँव के पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगी जहां पर आपको भेजना, और फिर वहां से डाकिया आपको दे के जाएगा। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था, 20-20, 25-25 दिन, यानी कि मान लो कि किसी का शादी का लेटर भेजना है तो शादी हुए भी 20 दिन हो जाते थे, जब तो उनको पता चलता था भाई शादी है, ठीक है। अरे 20 दिन। अब नॉर्मली इसमें और क्या दिक्कत आती है, लाइक कोई मर जाता था, हाँ, मरने का पहुंच जाता था, वो अगले भूल चुके होते थे जब तक तो वो आते थे। अब इसके अंदर बस है, तू क्या देख रहा हो, क्या देख रहा हो उसको, कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है आपने देखा होगा टेलीफोन आए थे, ठीक है, वो पकड़ने वाले एक कान को लगाते थे, एक मुंह पे लगाते थे, ठीक है। अब हाँ गदर में, फिर उसके बाद जो हमारे नॉर्मली डायल्ड फोन आए जिनको वो घुमा घुमा के करते थे, ठीक है। अब उनसे क्या होता था, नॉर्मली उनकी जो कॉल्स हैं, बस बेटा उस टाइम पे क्या होता था, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि लैंड टेलीफोन की जो एक्सचेंज होती थी वो बहुत कम थी, लिमिटेड सर्विस होती थी। तो एक फोन को कॉल करने के लिए पहले हमें ऑपरेटर को करना पड़ता था फोन, हम नंबर मिलाएंगे तो ऑपरेटर के पास कॉल जाएगी, ऑपरेटर को बताना कि मुझे उसको कॉल करनी है, तो ऑपरेटर वहां से कॉल मिलाएगा, ठीक है। उसके अंदर 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे, उसको कॉल मिलाएगा, जब वो फ्री होगा तब तक उसके पास पहुंचेगा, वो उठाएगा, उसके बाद जो है वो वापस ऑपरेटर को करेगा, ऑपरेटर उसके दूसरे पहले वाले इंसान के पास करेगा, और तब उनकी लाइन आपस में ज्वाइंट होगी। अब उस टाइम पे वो दो बंदा अवेलेबल है या नहीं है ये भी नहीं पता है, तो इसके अंदर क्या था, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है। हाँ, महंगा भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, इजिली अवेलेबल भी नहीं होता था। अब इससे क्या होता था, बस बेटा इससे कम्युनिकेशन जो काफी ज्यादा दुभर होता था। उसके बाद आज हमारे कम्युनिकेशन के बाद थोड़ा इंटरनेट आया, इंटरनेट के ऊपर जो ये हमारी याहू है, ठीक है, गूगल है, और इस तरह की जो सोशल मीडिया साइट्स आई थी उनके थ्रू मैसेजिंग होने लगी, मोबाइल फोन्स आ गए थे छोटे वाले, ठीक है, उनके थ्रू हम मैसेजिंग सर्विस और बात कर सकते थे। आज देखोगे तो आज हमारे पास सबसे लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी साइट और सैटेलाइट फोन्स की है, ठीक है। सैटेलाइट फोन्स के थ्रू जो है हम किसी से भी, सैटेलाइट फोन जो है बेटा देखो, ये एक मोबाइल है, ठीक है, हाँ, ये एक दूसरा मोबाइल है। अगर मान बस बेटा अगर हमें इसको कॉल करना है तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारी वहां पर कॉल नहीं जाएगी, ठीक है, यहां से जो अर्थ पर सबसे नजदीकी सैटेलाइट स्टेशन है वहां पर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट स्टेशन है वहां पर कॉल जाएगी, उसके बाद फिर से नजदीकी एरिया का जो टावर होगा उसके टावर के ऊपर कॉल जाएगी, और तब टावर से यहां पर कनेक्ट होगी। हाँ, लेकिन ये इतना जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमारी कॉल कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही हो जाता है ये सारा काम। सैटेलाइट, अब इसमें क्या दिक्कत है कि जो हमारे सबसे नजदीकी वाला टावर है अगर वो वर्किंग नहीं है, या टावर कहीं पर खराब हो जाए, या तो रेंज नहीं होगी, वहां पर रेंज नहीं होगी तो बेकार है।
ठीक है। जबकि सैटेलाइट फोन का क्या होता है, क्योंकि सैटेलाइट पूरे अर्थ के ऊपर फैली हुई है हमारी, तो ये फोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करता है। हमारे टावर से नहीं है यहाँ नजदीक। सैटेलाइट फोन क्या करता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है और सैटेलाइट से थ्रू दूसरी जगह कम्युनिकेट होता है। उसके अंदर जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर कौन होते हैं, जैसे आइडिया है, एयरटेल है, ये कहलाते हैं मीडिएटर्स, जो ये सैटेलाइट को, इनको टावर्स को लगाते हैं। ये इसी चीज का पैसा चार्ज करते हैं और किसी चीज का पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट के फोन के थ्रू आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर हो आप कॉल कर सकते हो। सबसे एडवांस क्या बेटा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास ये। नॉर्मली इसको जो है आर्मी, एयरफोर्स और ये जो होते हैं, ये टावर है, ये टावर है, इसका ये इतना कवरेज क्षेत्र है, यहां तक इसकी रेंज आ रही है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो कवरेज क्षेत्र से बाहर हूं, समझिए। इसीलिए क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, इस एरिया को कवर करने के लिए एक टावर यहां पर लगा दिया। अब ये टावर जो वो इस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ तीसरा यहां पर है, इसका ये कवर कर रहा है। अब मैं यहां पे खड़ा हो जाऊंगा तो कवरेज एरिया से बाहर हो जाऊंगा, ठीक। क्या कहां आ गया, एक ये यहां पर खत्म हो रहा है, एक यहां पर खत्म हो रहा है, एक यहां पर खत्म हो रहा है, ये बीच में छोटा सा एरिया बच गया। तो कवरेज क्षेत्र से बाहर का मतलब ये होता है, अब हर एक कंपनी के पास हर जगह लगाने के लिए टावर्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले क्या होते थे, ये टावर लगा दिया गया, इसके ऊपर ये ड्रम्स लगा दिए गए जो उसको सिग्नल को बूस्ट करेंगे, ठीक है। बस बेटा एक टावर की किलोमीटर की तो हम कह सकते हैं बेटा शायद 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज होती है टावर्स के बेसिस पर बेटा। अगर हम लोकल जो टावर गांव में लगते हैं उनकी 2-2.5 किलोमीटर की होती है। वो लगा देखते हैं ना, छतों पे लगा जाते हैं बहुत टावर्स, वो 2-2.5 किलोमीटर की रेंज। अब बस तो 2-2.5 किलोमीटर की रेंज होती है बेटा उनकी एरिया। अब ये यहाँ पर है जो रेडियो स्टेशन के आसपास लगे हुए हैं ये टावर, कितने ऊंचे ऊंचे हैं, इनकी रेंज है 10-10, 12-15, 15 किलोमीटर की। इनके आप पूरे रोहतक में कहीं चले जाओ आपको रेंज मिल जाएगी इनकी। अब इसके अंदर क्या होता है कि टावर जो ये लगाने बहुत महंगे होते हैं हर जगह, तो कंपनियों ने क्या किया, अपने एक दूसरे के साथ टाई अप करना स्टार्ट कर दिया। ये बीएसएनएल ने लगवाया था, ये लो बीएसएनएल ने लगवाया था। आइडिया आया, आइडिया ने इसको जो है पैसे दिए कुछ या फिर रेंट के तौर पर दिया और इसके ऊपर एक और ड्रम लगा दिया जो आइडिया को सर्च कर, वो आइडिया का टावर होगा। अब आइडिया को वो इसके ऊपर करेंगे। इस तरह से सबसे ज्यादा जो टावर है, क्या दोनों कटेंगे नहीं बेटा, इसकी रेंज अलग होती है उसकी रेंज अलग होती है। इसलिए क्या है कि मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा टावर जो बीएसएनएल ने लगाए, पहाड़ों पर भी आप जाओगे तो बीएसएनएल की सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी आपको। जहां पर किसी भी मोबाइल की रेंज नहीं होगी वहां पर बीएसएनएल की मिल जाएगी, और खासकर पोस्ट पेड की। क्या बेटा 3G से मैं नेट नहीं चला रहा हूं, मैं सिर्फ रेंज की बात कर रहा हूं, रेंज की बात कर रहा हूं। रेंज है ना वहां पे, कॉल हो रही है वही। अब बाद में क्या है, ऑलमोस्ट एक, अब आप देखोगे टावर्स के ऊपर एक साथ जो 15-15, 20-20 ड्रम्स लगे होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर कंपनी जो है एक ही टावर के ऊपर अपने लगा देती है। हाँ, वो अपने कंपनी जो है उनके साथ टाई अप कर लेती है और खर्चे से बचने के लिए उनके ऊपर ही लगा देती है, ठीक है। बस उसके बाद नेक्स्ट आया है फाइबर केबल्स। फाइबर केबल पता है ना, फाइबर केबल्स क्या होती हैं, यस फाइबर केबल्स फाइबर है। क्या होती है पूछ रहा हूं मैं, ये फाइबर केबल्स का क्या यूज है वाईफाई के लिए। देखो मोस्टली जो वाईफाई है उनके लिए फाइबर केबल का यूज किया जाता है। इससे होता क्या है कि फाइबर केबल होती है ना, वो रेंज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती है, वो उसको ब्लॉक करके रखती है केबल के अंदर ही। जो लोकल केबल्स होती है ना उनके अंदर से जो रेंज है, वो जैसे केबल लगवाते थे पहले, जितना दूर जाएगा ना केबल के मेन उससे बॉक्स से, उतना कम रेंज आती चली जाएगी उसकी, ठीक है। यही जो है वाईफाई के साथ होता है, जब तक उसके बूस्टिंग जो पावर है वो बॉक्स है, जितना उससे दूर केबल लेके जाएंगे उसकी स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी। ये होती है क्या बेटा, ये वाईफाई के तार लगे हुए देखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर एक बॉक्स लटकता होगा,
हाँ वो पर्सा लटकता है। हाँ नहीं ये नहीं बेटा, ये तो घर पे लगता है। वो एक बॉक्स सा लटकता मिलेगा, वो एक्चुअली क्या करता है, उसकी रेंज को बूस्ट करता है वो, ठीक है, उसको इसलिए लगाया जाता है। ये उस रेंज को बूस्ट करता है। अगर केबल जितनी लंबी होगी, ठीक है, वो वाईफाई की रेंज उतनी कम होती चली जाएगी। फाइबर केबल क्या करता है, जो इसके अंदर से क्या होता है कि जो रेंज है ना वो कम होती, निकलती रहती है इसके अंदर से थोड़ी बहुत इधर उधर, ठीक है, वो इससे क्या, हाँ ये लगवानी चाहिए फाइबर केबल की। फाइबर केबल क्या करती है, चाहे कितनी भी लंबी हो, वो उस रेंज को बाहर रिलीज नहीं होने देती, वो उसको कैप्चर करके रखती है, जिससे वाईफाई की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ फाइबर केबल का ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। आज फाइबर केबल क्या है, कुछ आजकल कुछ लगा रही है, कुछ कंपनी है जो ज्यादा लगा रही है, ठीक है। बस उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देख ली बेटा हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या बेटा, टर्शरी के अंदर, टेरिटरी नहीं होता वो, टर्शरी होता है। हाँ बस अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखो, जितने भी हम मोस्टली जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं, जितने भी हम एसएमएस वगैरह भेजते हैं, हर एक चीज के अंदर जो हमारे सैटेलाइट का कोई ना कोई रोल होता है। जितने भी कम्युनिकेशन है हमारे आज के टाइम पर, ठीक है, वो सेल फोन के हैं, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, कुछ भी है, टीवी है, डिश है, वाईफाई है, हर चीज जो सैटेलाइट से हर चीज जो सैटेलाइट से लिंक होती है, ठीक है। इसीलिए जो आज का टाइम है वो हमारा सैटेलाइट से लिंक होने का है। सबसे आज तक की अभी शायद जापान ने इंट्रोड्यूस की थी ना, वो अचीव की थी ना, वो सबसे हाईएस्ट टॉप स्पीड इंटरनेट की, कितने पता नहीं कितने जीबी की थी वो, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब टेराबाइट की थी मेरे ख्याल से, टेराबाइट की गीगाबाइट की स्पीड थी वो। सबसे छोटा होता है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, और इस तरह से काफी बड़े होते हैं। यानी वो इतनी थी कि इतनी स्पीड थी उसकी कि आप 3 सेकंड थी, 3 सेकंड के अंदर 145 HD मूवीज को डाउनलोड कर सकते हो लगातार। 3 सेकंड के अंदर 145 HD मूवीज को डाउनलोड कर सकते हो 3 सेकंड में, ठीक है। यानी उनको डाउनलोड लगा के छोड़ दिया गया और सबको एक साथ कर दिया डाउनलोड होने के लिए, तो 3 सेकंड लगेंगी डाउनलोड होने में सबको, इतनी स्पीड थी उसकी। बस बेटा ये अब ये नेक्स्ट है जो हमारा मेस्ट है बस बेटा, इसके अंदर ये तो फोन्स और ये तो आपने सब ने यूज किए होंगे। सबसे मेन चीज आती है इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर साइबर, इंटरनेट। बेटा तुम बोलते रहे ना, मैं पढ़ाई चला जाऊंगा, फिर तुम चिल्लाओगे क्या, मैं समझ नहीं आया, ठीक है ना। इंटरनेट, इंटरनेट जो है बेटा वो मोस्टली 2 उसके अंदर पाया जाता है। जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें उसका भी ऑलमोस्ट 5 से 7-10% के करीब यूज कर पा रहे हैं, इतनी वेबसाइट्स है हमारे पास। क्या बेटा,
8 सैटेलाइट जो मूविंग होती हैं, मूव करती रहती हैं, तो वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती है। ठीक है, ये बस इंटरनेट जो वो दो तरह का होता है। एक जो हम सर्फ करते हैं, जिसको जितना भी हम गूगल के ऊपर जितनी साइट्स है, www जो कुछ भी साइट्स है, वो सारी सारी, जिसको टोटल सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 10% है। 90% जो है, जो इंटरनेट है, वो आता है हमारा डार्क वेब के अंदर। ठीक है, डार्क वेब के अंदर आता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, तो अब सुन लो पहली बार, डार्क वेब को यूज करते हैं। डार्क वेब के अंदर जितने भी हमारे ये होते हैं ना, इलीगल वर्क होते हैं, ज्यादातर वो किए जाते हैं, हैकिंग वगैरह। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मिलिट्री एजेंसीज भी उसको बहुत यूज करती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर आपने एक चीज याद रखना, कभी भी क्यूरियोसिटी के अंदर आकर डार्क वेब के अंदर घुस मत जाना। ठीक है, अगर उसके अंदर घुस गए तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसके अंदर घुसते ही आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सारी लीगली उनके पास पहुंच जाएगी। कुछ नहीं पता, अगर आपका अकाउंट बैलेंस है, कुछ भी है, आपका फोन हैक कर लेंगे, सब कुछ हैक कर लेंगे। वहां पर इतने बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं, यानी कि वो एक ऐसा है कि जिस ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा आपको, जहां पर आपने कभी एक खरगोश तक नहीं मारा और वहां पर सारे भेड़िए भरे पड़े हैं। उसके लिए बेटा अलग से ब्राउजर होता है, ऑनियन ब्राउजर। ऑनियन ब्राउजर होता है एक, ऑनियन प्याज होता है ना, प्याज ऑनियन ब्राउजर होता है। नहीं बेटा, देखो ये बस जिसने मुझे बताया था उसने भी यही सलाह दी थी, कभी इसके अंदर जाइयो मत। ठीक है, वो आपके लेवल का नहीं और उसको कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अगर आप वहां पर घुस गए और कोई आपके साथ कोई फ्रॉड कर भी देता तो मिलेगा नहीं। ऑनियन ब्राउजर इसीलिए कहा जाता है उसको, एक प्याज है ये। ठीक है, इसके मेन चीज क्या होती है, इसके अंदर एक परत है, उसके अंदर एक और परत है, उसके अंदर एक और परत है, एक और परत है, एक और परत है, इस तरह से परत ही परत चलती रहती है। उसके अंदर भी यही, अगर आप किसी को ढूंढने लगे हो ना, तो एक परत से दूसरी जगह पहुंचा देगा, दूसरी तीसरी पर, तीसरी वापस से पहले पर, चौथे पर, इस तरह से घूमती रहेगी। उसके अंदर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी मिलेगी ही नहीं। डार्क वेब इतना बड़ा और इतना खतरनाक है। ठीक है, हाँ वो, हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा, वो यहीं पर करते हैं सारी हैकिंग वगैरह। ठीक है, हाँ क्या 10% यूज कर लिया, 10% यूज कर लिया। 1 करोड़ से ज्यादा साइट्स हैं, कितनी यूज की हैं? 1 करोड़ से ज्यादा साइट्स हैं यहाँ पर, 10% में होती यहाँ पर कितनी होंगी? हाँ कर रखा होगा बिल्कुल बेटा। हाँ हाँ खरीद लिया हुआ बिल्कुल, बड़े आदमी हो। क्या बेटा, बहुत सारे हैकर्स हैं। एक आदमी ने पूरा एक बैंक को ही खाली कर दिया था। ठीक है, एक आदमी पता नहीं कितने 1000 करोड़ निकाल लिए थे। ऐसे बहुत हैं जो करते हैं, उन्होंने अपने पास नहीं रखे, पकड़े जाते हैं वो, लास्ट में कहीं ना कहीं से पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग एजेंसीज हैं, उनके पास भी हैकर बैठे हैं, वो भी उनसे हैकर का ही काम करवाते हैं। क्या? हाँ, उनसे भी हैकिंग का काम करवाते हैं वो। क्या? बस बेटा, और ये इंटरनेट से देखो जो क्या है, आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी, ई लर्निंग है, ठीक है, ई कम्युनिकेशंस है, ये सारे क्या है, ई का मतलब इंटरनेट से ही लिंक है। जब हम इंटरनेट से कोई चीज करते हैं तो उसको हम ई लर्निंग, जैसे अभी ये बस है किसका, ई वाला, ई वाला जब लॉकडाउन लगा था, बस लॉकडाउन लगा था तो ऑलमोस्ट जितनी भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन ली जा रही थी। ठीक है, उसको कहा जाता है ई लर्निंग, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब हम लर्न करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो ये है ई कॉमर्स है, ईमेल है, यानी जो भी मेल वगैरह जो इंटरनेट से लिंक होती है चीजें, सारी चीजें उनके आगे ई लगा दिया जाता है। ठीक है, ईमेल का मतलब है इंटरनेट ही होता है। हाँ क्या, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है, और इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीजें। बस है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही है जिसका हम यूज कर रहे हैं। क्या नहीं, लर्निंग का फेज में, हाँ ऐप पे देख रहे हैं वो होगा। ये तो हम सिर्फ बोर्ड यूज कर रहे हैं एक किस्म से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो ये होते ना बहुत सारी साइट्स हैं, लाइक ये थी ना इनकी आकाश वालों की, और ये वेदांतु, इस तरह की एप्स हैं, वो सारी लर्निंग एप्स हैं। ठीक है, ये इसको बेटा देख लेना चैप्टर को, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, बैठे रहो। कौन जा रहा है सर? हम नहीं जा रहे। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है। एक चैप्टर बच गया सर। एक बुक पूरी रहती है बेटा अभी। क्या एक महीने में इस बुक, इसके क्या चैप्टर हुए हैं? 7 चैप्टर हो गए। एक सेकंड बेटा, 7 चैप्टर हो गए। कितने दिन का था ये? एक दिन का। ह्यूमन डेवलपमेंट 3-4 दिन का ये था। इन 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर में 1 महीने, तो यानी लगभग 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीने हो रहे हैं ना। 1.5 महीना तो कम से कम हो जाएगा। 45 दिन हो गए, 5 चैप्टर होते, जल्दी हो रहे हैं ये।